हेलो। हेलो माइक टेस्टिंग। अच्छा, आवाज आ रही है। हाँ 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 हाँ। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। यहाँ पर आपको पता है हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इतिहास सही क्लास चला रहे हैं। आपको बता दो, अभी बहुत ज्यादा राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है। तो आप अपनी कमर कस लेना अच्छे से, क्योंकि पता नहीं वापस इतनी अच्छी वैकेंसी कब आएंगी। पता नहीं वापस इतनी अच्छी वैकेंसी कब आएंगी, ठीक है। तैयार रहना कमर कस के, बिल्कुल। अरे इतिहास में से यहाँ से कवर कर लो आपके लिए। याद रखना, ये जो क्लास चली ना, ये आपके बहुत सारे एपी में काम में आ सकती है। नेट सेट में काम में ना है, बट आपके एपी एग्जाम से काम में आ सकती है, ठीक है ना। तो एक बार इतिहास अच्छे से कवर कर लो, एक अच्छा मौका आपके लिए। क्लास आपने ले रखी है, चली रही क्लासेस, फ्री क्लास हो रही है, तो आपके लिए फायदा हो जाएगा। आज का जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, आज का जो स्पेशल टॉपिक है आज की क्लास का, वो क्या है, सिर्फ अशोक के अभिलेख करेंगे इसमें। क्योंकि जो विभिन्न प्रकार के अभिलेख होते हैं, चाहे स्तंभीय अभिलेख हो, चाहे गुहा अभिलेख हो, चाहे बृहत स्तंभ शिलालेख हो, कुछ भी हो, इसमें मोस्टली हम अशोक के अभिलेख करेंगे। स्पेशल क्लास है अशोक के अभिलेख पर, याद रखना, ठीक है ना। एक क्लास नंबर 2 है यूनिट 3 की आपकी। एक क्लास नंबर 2 है यूनिट 3 की। और नोट्स सच में शानदार है, अच्छा कंटेंट है। मोस्टली सारे पीवाईक्यू को बना के रखा है, क्या सारे पीवाईक्यू को बना के रखा है। और इतना स्पेस भी मैंने इसमें दे के रखा है कि आप चाहो तो इसमें और जो एक्स्ट्रा चीज पढ़ते हो उनको ऐड ऑन करते जाओ। आपको 10 बार नोट्स करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इनका एक बार प्रिंट आउट निकाल लेते हो और इनसे पढ़ते हो, इसमें इतना स्पेस है कि आप इनको लिख के पढ़ते जाओ आराम से, और इसी पे एक्स्ट्रा चीज ऐड ऑन करते जाओ। जैसे मैं भी हूँ, तो मैं भी इसको प्रिंट आउट निकलवाऊंगा, इन्हीं को प्रिंट आउट निकलवाता हूँ मैं भी, ठीक है ना। चलो, तो आ जाओ अपने टॉपिक पर। यहाँ से अशोक के अभिलेख हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो पहले कुछ नाम के साथ पढ़ेंगे, एक एक क्रम से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो बात करते हैं सबसे पहले पेपरवाह कलश शिलालेख पर, कलश अभिलेख। तो पेपरवाह से कलश लेख मिलता है, पेपरवाह से। जो पेपरवाह क्षेत्र आपको किसके, साक्य रिपब्लिक के अंतर्गत आता है। यहाँ से उत्खनन में कलश प्राप्त हुआ है, कलश, जिसके गले पर एक लेख उत्कीर्ण है। इस अभिलेख में कोई तिथि अंकित नहीं है, लेकिन लगभग इसको 483 ईसा पूर्व का मानते हैं। इसे भारत का प्राचीनतम एवं प्रथम लेख माना जाता है। यह पाली साहित्य में और महापरिनिर्वाण सूत्र में इसका वर्णन है, ठीक है ना, के विवरण की जानकारी देता है। इस बात को ध्यान रखना। तो पहला आपका लेख मिलेगा कलश पर आपको 483 ईसा पूर्व। आपको सबसे प्राचीन अभिलेख कौन है? अभिलेख का ऐतिहासिक महत्व क्या बेटा? इससे ज्ञात होता है कि भगवान बुद्ध के महानिर्वाण के पश्चात उनके शारीरिक अवशेषों का व्यवहार किया गया था। संभवतः अवशेष को कपिल वस्तु के शाक्यों को प्राप्त हुआ था। इन अवशेषों के कुछ भाग को स्वीकृति नामक शासक को मिला था, जिसे क्या, कलश में सुरक्षित रखकर भूमि में रख दिया था, पेपरवाह, ठीक है ना, शाक्यों में। यह अभिलेख संकेत देता है कि अवशेष के ऊपर स्मारक का निर्माण कराया जाता था। इससे प्रमाणित होता है कि स्तूप निर्माण की परंपरा मौर्य काल से पूर्व भी विद्यमान थी। पहला क्वेश्चन आपका ये रखना, आपको ये जानकारी कहाँ से मिलती है कि ये स्तूप परंपरा पेपरवाह अभिलेख से, ठीक है ना। पेपरवाह कलश शिलालेख से। अब महास्थान लेख क्या बेटा? महास्थान, तो महास्थान कहाँ बेटा? वर्तमान बांग्लादेश में, बागरा, बांग्लादेश के बोगरा के पावना के निकट स्थित है। यह अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के काल का है। आपको यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो अभिलेख है बेटा, अशोक के पहले ही मिलते थे। ऐसा नहीं कि अशोक से आपके अभिलेख परंपरा शुरू हुई है। अशोक के सिंधु घाटी सभ्यता तो आपको देखते हो, अभिलेख अभिलेख मिलती है, उनको पढ़ कहाँ पाते हैं हम लोग, लेकिन है कि नहीं। ले यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि अशोक के पहले ही अभिषेक अभिलेख मिलते हैं। तो महास्थान अभिलेख जो आपका किसका बेटा? चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना, किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। अभिलेख का महत्व क्या बेटा? इसमें राजकीय अन्नागारों में अनाज संग्रहित किया गया, जिससे आपत्ति अकाल के समय पर जनता को वितरित किया गया। तो महास्थान अभिलेख से आपको अकाल की जानकारी मिलती है, याद रखना। दुर्भिक्ष की जानकारी मिलती है। इससे क्या प्रमाणित होता है कि मौर्य काल में अकाल जैसी परिस्थिति उत्पन्न होती थी, तो जिनका राज्य व्यवस्थाएं करता था। इस अभिलेख में काकड़ी नामक मुद्रा का भी उल्लेख है। क्या? काकड़ी नामक मुद्रा का भी उल्लेख है। इससे क्या होता था कि संपूर्ण बंगाल में मौर्य साम्राज्य का अधिकार था। क्यों? काकड़ी क्या? काकड़ी मौर्य साम्राज्य की मुद्रा थी। यह दिव्य उदान के विवरण की पुष्टि करता है, जिसमें बंगाल में मौर्यों के अधिकार का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। क्या रखना, ये अभिलेख आपका दिव्य उदान का क्या करता है बेटा? पुष्टि करता है। पाली साहित्य माँ एक परिनिर्वाण सूत्र की पुष्टि करता है, ठीक ना। और ये आपको क्या करता है बेटा? दिव्य उदान की पुष्टि करता है। हम लोग इतिहास लेखन में साहित्यिक स्रोतों का प्रयोग करते कि नहीं करते हैं? और साहित्यिक स्रोतों की पुष्टि हम लोग पुरातत्व के आधार पर करते हैं। वही बात आपको यहाँ पे सामने आ रही है। दो अभिलेख पढ़े में, कौन सा? पेपरवाह का कलश अभिलेख, दूसरा आपका महास्थान अभिलेख। तीसरा आता है सोयगोरा अभिलेख पर, सोयगोरा अभिलेख। तो सोयगोरा अभिलेख आपको कहाँ से बेटा? यूपी से प्राप्त होता है। यह ताम्रपत्र पर अंकित है और भारत का प्रथम अभिलेख माना जाता है। इस अभिलेख में महास्थान लेख की भांति अकाल तथा उससे निपटने की तैयारियां मिलती हैं। क्या? इस अभिलेख में महास्थान लेख की भांति अकाल तथा उससे निपटने की
जानकारी मिलती है। किससे? सौगोरा से, ठीक है। तो इससे भी आपको क्या ताम्रलेख है और प्रथम अभिलेख, ताम्रपट्ट पर अंकित प्रथम अभिलेख माना जाता है। महास्थान की बात थी, अकाल की जानकारी इससे मिलती है। ताम्रपट्ट पर अन्नानगर का डिजाइन बना हुआ है। इससे क्या होता है कि अन्नानगर क्या 2 मंजिला आपका था। मौर्यकालीन लोक कल्याणकारी प्रशासन और आपदा प्रबंधन की जानकारी देता है। आ जाओ अशोक के समय पे, तो अशोक के राजाधीश, तो अशोक के राजाधीश समय में क्या? बृहस्पतिलेख, स्तंभ लेख, लघु लेख और गुफा लेख, ये 4 प्रकार से हम लोग को पढ़ने मिलते हैं जो अशोक ने जारी आदेश की, उनको राजाधीश कहा जाता है। इसने क्या किया? विभिन्न पिलर पर, बृहस्पतिराव पर, स्तंभों पर इसको उल्लिखित कराया है। तो बृहस्पतिलेख, अब यहाँ से एक एक पॉइंट याद रखना, एक एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहली बात तो यार को अशोक के पहले हमने 3 अभिलेख देखे, हमने महागौरा स्थान, महास्थान का, सायगौरा का, और हमने क्या देखा? आपका पिपरवाह का कलश अभिलेख। ये 3 अभिलेख अशोक के पहले हमने देख लिए। अशोक की जब बात है, अशोक में बृहस्पतिलेख, स्तंभ लेख, लघु शिलालेख और गुफा लेख हमें पढ़ना है। इसमें बृहस्पतिलेख, बृहस्पतिलेख 14 लेख होते हैं। इसमें क्या? बृहस्पतिलेख में 14 लेखों का समूह है। अब सुनना, क्वेश्चन आपसे बनता है कि किस लेख में लिया गया है, किस स्तंभ अभिलेख में है, किस लघु शिलालेख में है, किस गुफा लेख में है, किस पृथक शिलालेख में है। आपको क्वेश्चन तभी बनेगा जब आप क्या करोगे। देखो क्वेश्चन मोस्टली रिपीट होते हैं, लेकिन जब नया क्वेश्चन आता है, कुछ क्वेश्चन की भाषा चेंज होती है, तो उसमें क्या एक शब्दावली आपकी जोड़ दी जाती है। तो क्वेश्चन पढ़ते समय इन शब्दों का ध्यान रखना है। तो बृहस्पतिलेख में कितने? 14 शिलालेखों का समूह है, इतना रखना। बृहस्पतिलेख में 14 शिलालेखों का समूह है। ये कहाँ से मिलता है? 8 स्थानों से मिलता है। देखो फिर से, बृहस्पतिलेख में क्या 14 लाइन लिखी, मान लो 14 लाइनें लिखी हैं, 14 आदेश लिखे हैं, 14 आदेश लिखे हैं, और कितने मेरा 8 स्थानों से आपसे प्राप्त हो रहे हैं। कहाँ से? 8 स्थानों से प्राप्त हो रहे हैं। धौली और जोगड़ से प्राप्त शिलालेख 11, 12, 13 शिलालेख नहीं मिलते। मतलब कि इसमें भी 8 स्थान से प्राप्त हो रहे हैं, तो इसमें धौली और जोगड़ 2 ऐसे शिलालेख हैं जहाँ से हमें क्या 11वां, 12वां, 13वां लेख नहीं मिलता है, लेकिन 14वां मिलता है, 10वां मिलता है। इनके स्थान पे क्या आपको पृथक लेख अंकित मिलते हैं, जिस पर क्या पृथक कलिंग शिलालेख कहा जाता है। ना धौली और जोगड़ के स्थान पे क्या आपको 11, 13 और 12वां लेख नहीं मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा आपको? 2 पृथक शिलालेख आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जिसको हम क्या पृथक कलिंग अभिलेख भी कहते हैं। बृहस्पतिलेख कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो सहबाजगढ़ी से प्राप्त होते हैं। कहाँ पे बेटा? पेशावर में है। मानसहेरा से प्राप्त होते हैं, हजारा में है। कालसी से प्राप्त होते देहरादून में है। गिन्नार से प्राप्त होते जूनागढ़ में है। धौली से प्राप्त होते पुरी में है। जौगर से प्राप्त होते गंजाम में है। एरागुडी से प्राप्त होते करनूल में है। और सोपारा से प्राप्त होते थाने में है। ये 8 आपके 8 बृहस्पतिलेख, आपसे स्थान पूछा जाता है, 8 बृहस्पतिलेख का स्थान मिलाओ। फिर हम लोग भूल जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें स्थान तो याद है, अभिलेख याद है, बट कौन से प्रकार के वो याद नहीं है। तो याद फिर से पढ़ो। सहबाजगढ़ी, मैं यहाँ पे टाइम लूंगा इस क्लास में आज, क्योंकि मुझे याद कराना है। सहबाजगढ़ी, मानसेरा, कालसी, गिरनार, धौली, जोगड़, एरागुड़ी और सोपारा, ये आपके 8 स्थान वो है, ये वो आपके 8 स्थान है जहां से आपको क्या बृहत शिलालेख मिलता है। बृहत शिलालेख मिलता है। इनमें से 2 महत्वपूर्ण कौन कौन से? धौली और जोगड़। धौली और जोगड़ आपको क्यों यहाँ पे ना धौली और जोगड़ क्यों महत्वपूर्ण बेटा? क्योंकि यहाँ से आपको 11वां 12वां लेख नहीं मिलता है। इस पर टोटल कितने लेख? 14 लेख आपको मिलते हैं। 14 लेख इन पे मिलते हैं, ठीक है। तो 11वां 12वां और 13वां आपको इनसे नहीं मिलता है। कहाँ से? धौली जोगड़ से। इन पे 2 अलग मिलते हैं, वो कलंक पृथक शिलालेख बोलते हैं अपन, ठीक है ना। तो ऐसे याद करो। सहबाजगढ़ी, मानसेरा, मैंने ऐसी ट्वेंस में याद किए थे। सहबाजगढ़ी, मानसेरा, कालसी, गिरनार, धौली, जोगड़, एरागुड़ी, सोपरा। एलागुड़ी, सोपरा। सोपरा कहाँ पे? थाने में। एरागुड़ी करनूल में। जोगड़ गंजाम में। धौली पुरी में उड़ीसा में। गिरनार आपका जूनागढ़ में। कालसी देहरादून में। मानसेरा हजारा में। और आपका सहबाजगढ़ी पेशावर में। ये आपके 8 शिलालेख है, बृहत शिलालेख। इन पर 14 लेख मिलते हैं। अब प्रथम बृहत शिलालेख में अब देखो, जो 14 लेख है वो यहाँ पे लिखे, उनमें से 14 में से जो आपके महत्वपूर्ण है वो आपके यहाँ पे लेख लिखे मैंने, ठीक है ना। 14 लेख आपके जो मिलते हैं वो यहाँ पे 14 लेख क्या क्या है वो देखो यहाँ पे लिखे लिखे ना पूरे। त्रयोदश और आपके 14, आपके त्रयोदश और 14 आपके लेख लिखे। क्या क्या लेख लिखे देखो। मैं बोलूँ एक क्लास आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण है जिसमें हम लोग अशोक के अभिलेख सबसे सरल टॉपिक है, तब भी गलतियां करते हैं, उसके बाद भी आज आपका गलत हुआ थप्पड़ मारे, अब आप पे गलत नहीं होगा। प्रथम शिलालेख की बात करते हैं तो इसमें पशु हत्या के प्रतिबंध पर चर्चा की गई है। प्रथम बृहत शिलालेख में, प्रथम बृहत शिलालेख में जो 8 स्थानों से मिलते हैं उसमें क्या पशु हत्या की बात की गई है। राजकीय रसोई माहेनस में प्रतिदिन 2 मोर बनते थे और 1 हरण बनता था। इसकी भी प्रतिबंध की, इस बंद की बंद की घोषणा की गई, मतलब रोक लगाई गई है। तो आपका जो प्रथम बृहत शिलालेख उसमें क्या
पशु हत्या की चर्चा की गई। पशु हत्या आपको नहीं करना है, पशु हत्या प्रतिबंध लाया गया। उसमें बताया गया है कि ये राजकीय भवन में भी, राजकीय किचन में क्या डेली 2 मोर एक हिरण बनता था, उस पर भी रोक लगा दी है। द्वितीय भ्रष्टाचार, इसमें मानव और पशु चिकित्सा की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, मेडिकल केयर की, ठीक है ना, मेडिकल केयर की। साथ ही साथ इसी में आपके सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख है, चोल, पांड, सतीपुत, केरलपुत, ताम्रपणी। अब याद रखना, अभी आपको एक मोर मिलेगा, इसमें कौन कौन से, आपके 5, चोल, पांड, सतीपुत, केरलपुत और ताम्रपणी, ये आपके 5 सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख मिलता है। कहाँ पे? द्वितीय भ्रष्टाचार में। कहा बेटा? द्वितीय भ्रष्टाचार में। बात करते हैं एवन राज एंटियोकस की। एक सेकंड ना, क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना, हो रही है, एक मिनट ना। करते हैं एवन राजा एंटियोकस की। साथ ही साथ क्या इसमें एवन राजा एंटियोकस की जानकारी मिलती है, ग्रीक राजा की, तथा उसके पड़ोसी राज्यों में भी चिकित्सा सुविधा का प्रबंध कराया गया था। मार्गों पर वृक्षारोपण और कुओं की खुदाई। तो द्वितीय बृहस्पति आलेख से हमें जानकारी मिलती है कि पशु और चिकित्सा प्रबंधन की जानकारी मिलती है। साथ ही अशोक ने इन सीमावर्ती राज्यों में इन सीमावर्ती राज्यों में भी क्या कराया था? चिकित्सा सुविधाओं का प्रबंध कराया था। साथ ही मार्गों पर वृक्षारोपण कराया था, मार्गों पर वृक्षारोपण कराया था और कुओं की सिंचाई कराई थी। मार्गों पर क्या बेटा? वृक्षारोपण कराया था और कुओं की सिंचाई कराई थी, कुओं की खुदाई कराई थी सिंचाई के लिए, ठीक है ना। तृतीय तृतीय बृहस्पति में आपको क्या? परिसा, परिसा का उल्लेख मिलता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। परिसा क्या बेटा? आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। और अशोक अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में आदेश देता है कि युक्त राज्यों को प्रादेशिक प्रत्येक 5वें वर्ष में जाकर धम्म का प्रचार करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक ही चीज से 3 नंबर 1, युक्त राज्यों और प्रादेशिक नामक अधिकारी क्या काम करते थे? तो धर्म प्रचार का काम करते थे। प्रत्येक 5वें वर्ष में, क्या एवरी 5 ईयर में क्या करते थे? प्रचार करने के लिए जाते थे। दूसरा, किस अभिलेख में दिया गया है? तो तृतीय व्रत अभिलेख में दिया गया है। अशोक ने कितने अपने शासन के कौन से वर्ष में इनका स्थापना की थी? तो 12वें वर्ष में की थी। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से 3 पॉइंट, क्वेश्चन का तरीका अलग अलग। तृतीय व्रत शिलालेख में परिसा नामक शब्द का उल्लेख मिलता है। परिसा क्या बेटा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आपकी परिसा है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में आदेश दिया था कि युक्त राज्यों प्रादेशिक प्रत्येक 5वें वर्ष जाकर जनता के बीच जाकर धर्म का प्रचार करेंगे। और इस निरीक्षण दौरे के लिए क्या? अनुसंयान शब्द का प्रयोग किया गया। क्या शब्द का बेटा? अनुसंयान। इस निरीक्षण इत्यादि के लिए क्या बेटा? अनुसंयान शब्द का प्रयोग किया गया, अनुसंयान। इस बात का आपको याद रखना है, ठीक है। आयो चतुर्थ बृहस्पति पर, तो इसे धम्म की नीति का वर्णन करते हैं। चतुर्थ बृहस्पति, इसमें धम्म की नीति का वर्णन है, धम्म के माध्यम से अनैतिकता। चतुर्थ बृहस्पति में आपके अशोक की धम्म की नीति का वर्णन, इसमें धम्म के माध्यम से अनैतिकता, ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति अनादर, पशु हिंसा, मित्रों और संबंधियों के साथ अनुचित व्यवहार जैसी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करने की बात की गई है। जिसमें फोर्थ बृहस्पति में, फोर्थ मेजर रॉक एडिक्ट में। अब जब पंचम बृहस्पति, तो अशोक अपने राज्याभिषेक की 13वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है। इनका काम कर धर्म की रक्षा करना, धर्म की अभिवृद्धि करना, धार्मिक कल्याण हेतु व्यवस्था करना, ठीक है ना। ये अधिकारी संपूर्ण राज्य तथा यूनानी, कंबोज, गंधा, रिस्तिक्स और पिस्तिक्स जैसे पश्चिमी देशों में भी लोक कल्याण के लिए गए थे। तो आपसे पूछेगा नंबर 1, देखो दूसरी बृहस्पति में क्या था? आपको दक्षिण भारत के राज्यों का नाम लिखा था, जहाँ पे पशु और चिकित्सा व्यवस्था की पशु और चिकित्सा की व्यवस्था करवाई थी। कहाँ पे? दूसरे वाले में। अब 5वें में क्या करा बेटा? 5वें में, पहले 13वें में। तो अपने शासन के 12वें वर्ष में क्या किया था? अपने शासन के 12वें वर्ष में युक्त राज्यों और प्रादेशिक नामक क्या प्रादेशिक नामक आपके अधिकारी नियुक्त किए थे। क्या करते? धर्म का प्रचार करते थे, धर्म की प्रचार करते थे, ठीक है ना। और एक कहाँ पे जानकारी मिलती? सेकेंड रॉक थर्ड में मिलती, थर्ड रॉक कट में मिलती है। फिर शासन के 13वें वर्ष में क्या कर रहा है बेटा? शासन के 13वें वर्ष में महामात्र की नियुक्ति कर रहा है, महामात्रों की नियुक्ति कर रहा है। इनका काम क्या है बेटा? धम्म महामात्रों का धर्म का प्रचार करना, रक्षा करना। इसकी जानकारी कहाँ से मिल रही है? 5वें अभिलेख से, 5वें अभिलेख से। डाउट में मत आना, कोई भी पॉइंट है बार बार रिपीट करो, ज्यादा एक बार लिखते जाओ क्रम से, तो अपने आप ऑटोमेटिक चीज याद होंगी आपको।
मैंने इसलिए इस क्लास को यूनिक रखा है, अलग रखा है, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं और एक से एक टॉपर बच्चे गलतियां करते हैं, ठीक है ना। तो यूनानी, कंबोज, गंधार, ऋतिक, पश्चिमी। अब देखो पांचवें में आपको क्या मिल रहा है, पश्चिमी देशों का उल्लेख मिल रहा है, पश्चिमी सीमा का उल्लेख मिल रहा है। यहाँ पे आपको दूसरे में क्या मिल रहा था, साउथ की सीमा का उल्लेख मिल रहा था, ठीक है ना। आपका छठवां है, इसमें प्रति विधेयक के लिए निर्देश दिए गए हैं। अशोक ने कहा है वे किसी भी समय मुझे सूचनाएं दे सकते हैं, चाहे मैं सहन सक्षम हूँ, चाहे अंतःपुर में क्यों ना हो। इससे स्पष्ट होता है कि अशोक प्रशासनिक कार्यों के प्रति सजग था। मतलब आपके छठवें शिलालेख से जानकारी मिलती है कि अशोक ने अपने अधिकारियों को छूट दे रखी थी कि आप जब चाहो तब आके मेरे से मिल सकते हो, मैं किसी भी कंडीशन में हूँ, ठीक है ना, मैं किसी भी कंडीशन में हूँ, आप तब आके मेरे से मिलो। सप्तम वृहत शिलालेख की बात करते हैं तो इसमें धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया गया बेटा। अशोक चाहता कि सभी धर्मों के लोग सभी स्थानों पर निवास करें, कोई भी स्थान किसी विशेष संप्रदाय के लिए आरक्षित ना हो। तो क्या, सप्तम अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है, किसकी बेटा, धार्मिक सहिष्णुता की। अष्टम अभिलेख में अशोक ने आखिर का परित्याग किया था। अपने शासन के 10वें वर्ष में संबोधि यात्राएं की थी, संबोधि यात्राएं की थी। देखो 10वां वर्ष हो गया, 12वें वर्ष हो गया, 13वें वर्ष हो गया, 10वें वर्ष में यात्राएं कल भी हमने पढ़ी थी, बोध गया वगैरह की, है कि नहीं है। ठीक, तो अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष में संबोधि यात्राएं प्रारंभ की थी। नवंबर की बात करें तो जन्म, विवाह और अन्य अवसरों पर जो मंगलाचार को फलीन, जो मंगलाचार किए जाते थे, जो आपके रिचुअल्स किए जाते थे, तो उनको फलीन बताया है। इसके स्थान पर धम्म मंगल अपनाने की बात कही है। 10वां शिलालेख आपका युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से प्राप्त इस गौरव की निंदा की है। इसमें धम्म नीति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन दिया है। कुछ आपका 11वां अभिलेख क्या बेटा, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। निम्नलिखित बात है, तो आपसे पूछता है धम्म की व्याख्या कहाँ पे की गई। सबसे पहला पॉइंट यही पूछता है कि धम्म की स्पष्ट व्याख्या कहाँ मिलती है। धम्म की स्पष्ट व्याख्या को 11वें अभिलेख में मिलती है, जिसमें बताया गया कि बड़ों को सम्मान करना चाहिए, पशु हत्या नहीं करनी चाहिए, मित्रों के प्रति उदारता रखना चाहिए, दासों के प्रति उचित व्यवहार हो, और ब्राह्मण और श्रमणों का सम्मान हो। ऐसा कौन कहता है, अशोक कहता है अपने 11वें वृहत शिलालेख में। आपका 12वां शिलालेख क्या बोलते हैं, इसमें भी धार्मिक सहिष्णुता की बात करती है और विभिन्न संप्रदायों के बीच परस्पर सम्मान और सद्भाव की बात करता है। और इसमें स्त्री महामात और ब्रजभूख नामक अधिकारी का उल्लेख है। स्त्री महामात क्या बेटा, आपके जो वुमेन्स वेलफेयर का काम करते हैं, और ब्रजभूमि आपको पोस्टल ऑफिसर होते हैं, ठीक है ना, याद रखना। ब्रजभूमि जो गौशाला इत्यादि होती है। त्रयोदश वृत्त बात करूं तो कलिंग विजय की जानकारी मिलती है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, देखो 8वां वर्ष कलिंग विजय, 10वां वर्ष बोधि यात्रा है, बोध गया वगैरह की थी, 12वां वर्ष युक्त रज्जुक प्रादेशिक, युक्त रज्जुक प्रादेशिक, ठीक है ना, 13वां वर्ष धम्म महामात। अब इसको उल्टा करो, अब इसको देखो, जी क्या पढ़ा हमने, वर्ष पढ़ा, यहाँ पे ईयर लिखा हमने, ईयर पढ़ा है कि ये कौन से। एक मिनट, इसको मैं अच्छे से लिखूं एक बार, इसका एक मस्त आपका एक स्क्रीनशॉट बना दूंगा, इससे आप नोट्स बना भी लो इसको। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो, मैंने बोला वर्ष और उसका काम और अभिलेख, कौन से अभिलेख से जानकारी मिलती है। देखो मैंने बोला 8वें वर्ष में क्या किया था, कलिंग युद्ध किया था। 13वें रॉककट से आपको जानकारी मिलती है, रॉक मेजर एरिफ्ट से आपको जानकारी मिलती है। 10वें वर्ष में क्या किया था, 10 वर्ष बोधि यात्राएं की थी, बोधि यात्राएं की थी। कहाँ से जानकारी मिलती है बेटा, तो यहाँ पे देखो अपन ने क्या पढ़ा था, बोधि यात्राओं के लिए 8, 7वां, 6वां, 5वां कौन सा था, ये आपका 8वां अभिलेख था। 10 में 2 का 8, 8 था, 10 में 2 का 8 था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्रम बनता है आपका, तो 12वें अभिलेख में आओ, तो 12वें में क्या था बेटा, युक्त रज्जुक, युक्त रज्जुक और प्रादेशिक नामक अधिकारियों की नियुक्ति थी। युक्त रज्जुक और प्रादेशिक नामक अधिकारियों की नियुक्ति थी। जब इनकी नियुक्ति थी तो किसकी जानकारी मिल रही है आपको बेटा, तीसरे अभिलेख में मिल रही है। और 13वें वर्ष में क्या था, 13वें वर्ष में क्या किया था, धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी। इसकी जानकारी कहाँ से मिली, 5 से मिल रही है। तो देखो जो अच्छे काम कर रहा है, जो अच्छे काम कर रहा है बेटा, भले वो लेट कर रहा है, उसकी जानकारी पहले दे रहा है, वो पहले शिलालेखों में दे रहा है आपको। और इसी बात से आपको मालूम चलता है बेटा कि अभिलेख बाद में लिखेगा ना कि तुरंत मेरे को लिखते गए। जब अशोक ने मेरे को एक विचारधारा बना ली ना, तभी सारी चीज बनाएगी प्रॉपर, ठीक है ना। ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको याद रखना है। तो आगे बढ़े हम लोग, और क्लास को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्या, क्लास को
लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो इसको अच्छे से याद कर लेना, इन चारों पॉइंट्स को। ये चारों पॉइंट्स आपके लिए एक अमृत साबित हो सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से आता ही है, और मोस्टली सही के साथ साथ गलत भी करने की संभावना होती है। एमबीबीएस से गलत कर लेते क्यों? क्योंकि हम लोग भाषा नहीं पढ़ते हैं। एमबीबीएस भाषा में बहुत काम करती है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक बार पूरे हम लोग 12 शिलालेख 14 बृहस्पति देख लिए। त्रोदश में क्या था, आपको कलिंग विजय था। यहाँ पे लगभग 1,05,000 1.5 लाख बंदों को क्या व्यक्तियों को बंदी बनाया गया था, और 1 लाख मारे गए थे। बस ऐसे उन्होंने क्या धम्म विजय की घोषणा की थी। किस बेटा? धम्म विजय की घोषणा की थी, याद रखना। समकालीन विदेशी शासक, यही आपको समकालीन विदेशी शासकों के उल्लेख मिलते कहाँ पे? 13वें में। तो देखो इसमें आपको एंटियोकस, टोलमाई, अनतेकिन, मग, अलेक्समुंदर, चोल, पांड, तामपड़ी तक धर्म के प्रभाव का उल्लेख मिलता है। इन्हें इसमें आर्टविक के प्रति चेतावनी दी गई है। आर्टविक को जो फॉरेस्ट ट्राइब जंगली जो जनजाति हैं, ट्राइब्स हैं, उनके लिए भी इसमें चेतावनी दी गई। इसमें 13वें शिलालेख में। 14वीं बात करते हैं, इसमें अशोक ने कहा है कि मैं आगे भी लेख खुदवाऊंगा और यह प्रयास करूंगा कि कोई त्रुटि ना हो। यह अभिलेख अशोक की अभिलेख की नीति तथा धर्म प्रचार की नीति की भावना को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। ठीक है, याद रखना। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण। अब तो आपको देखो, जहां पे आपको धौली और जोगड़ में आपको 11 12 13 मिल रहे हैं, आप तो पृथक शिलालेख मिलते हैं आपको। पृथक शिलालेख की संख्या कितनी? 2 है आपकी। 2 स्थान से मिलते हैं, धौली और जोगड़ से। ये दोनों अभिलेख अशोक के शासन के 16वें वर्ष में जारी किए गए। प्रथम रस शिलालेख, इसमें जानकारी क्या मिलती है बेटा? इसमें मिलती है, इसमें अभिलेख में प्रियदर्शी ने सीमांत क्षेत्रों के निवास वाली जनजाति को संबोधित किया है। इसमें 8 राज्यों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहते हैं कि समस्त प्रजा मेरी संतान है। यदि आप संतान की भांति व्यवहार करेंगे तो आप मुझे अनुकूल पाएंगे, आपको पुरस्कार मिलेगा। किंतु यदि आप धर्म अनुशासन का पालन नहीं करेंगे तो मेरे पास दंड देने की शक्ति, मैं उसका प्रयोग करूंगा। किसमें बेटा? प्रथम भ्रष्ट शिलालेख में मिलती जानकारी। सीमांत प्रदेशों के कल्याण हेतु, सीमांत प्रदेशों के कल्याण हेतु अंत महामात नामक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। ये अधिकारी सीमांत क्षेत्र में शांति व्यवस्था और कल्याण के लिए उत्तरदायी थे, और प्रत्येक 5वें वर्ष में दौरा करने का निर्देश दिया गया था। उज्जैन तक्षशिला में ये अधिकारी प्रत्येक 30वें वर्ष में निरीक्षण करते थे। उज्जैन तक्षशिला प्रत्येक 30वें वर्ष में, वैसे 5वें वर्ष में। बात करते हैं आगे द्वितीय प्रश्नवाली की। तो तोसली और समापा जोगढ़ से मिलता है। इसके अभिलेख अशोक के 2 अन्य स्थानों से मिलते हैं, तोसली और समापा। इसमें इस अशोक का साम्राज्य 5 प्रशासनिक भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें 5वां भाग कलिंग था। कलिंग की राजधानी तोसली थी। कलिंग के अंदर तोसली और समापा के 2 प्रमुख प्रशासनिक मंडल थे। इन क्षेत्रों में आपको नगर व्यवहारिक की नियुक्ति मिलती है, जो कि आपके जुडिशियल ऑफिसर होते थे। नगर व्यवहारिक के आपके न्यायिक अधिकारी या जुडिशियल सिविक ऑफिसर आपके होते थे। इन अभिलेख में प्रियदर्शी ने नगर व्यवहारिकों अधिकारियों को संबोधित करते हुए धम्म की सफलता के लिए नियमित निरीक्षण तथा स्थानीय कठिनाई दूर करने के निर्देश दिए हैं। इस प्रकार से आपके 14 प्रश्नालेख हैं, 2 पृथक स्तंभ लेख हैं जो आपको धौली और जोगढ़ से मिलते हैं, ठीक है ना। ये आपके 14 प्रश्नालेख हैं और 2 प्रथम स्तंभ लेख हैं। इस तरीके से आपको कहीं नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो आप परेशान हो जाओगे याद करने में। तो पढ़े सब लोग लेते हैं, पढ़ना कैसे वो यहाँ पे मिलना चाहिए। तो क्लास में वही पढ़ना कैसे वो बताता हूँ मैं आपके लिए। आप मुझसे ज्यादा विशेषज्ञ इतिहास में मैं जानता हूँ, आपने मुझसे अच्छा पढ़ रखा है, मैं जानता हूँ, ठीक है ना। अब अशोक के समकालीन 5 विदेशी शासक से पूछता है कौन है। विदेशी शासक पूछता है कि भैया 5 विदेशी शासक कौन है। तो सीरिया का नरेश एंटियोकस, मिस्र का नरेश तोरमै, सीरिया नरेश मगन, और मेसोडोनिया का एंटियकन, और एपिरस या कोरिन्थ का अलेक्जेंडर, क्या अलेक्जेंडर अलेक्स समुंदर, ठीक है ना। तो इनके दो कैसे नाम मिलते हैं यहाँ पे आपको? अलेक्जेंडर, एंटियोगोनस, मेगस, टॉली फेल्डबस द्वितीय को अपन तुर्मै कहते हैं, और एंटियोगस द्वितीय। ये आपके 5 विदेशी शासक हैं जो अशोक के समकालीन थे, ठीक है ना। अब आज अपने स्तंभ लेख पर, पिलर एरेक्ट पर जो आपके स्तंभ लेख मिलता है। स्तंभ लेख देखो कितने स्थान से मिलते हैं। देखो पहले अपन बृहस्पति को रिवाइज करते हैं। बृहस्पति में कितने 14 लेख मिलते हैं और 8 स्थानों से मिलते हैं। कितने? 8 स्थानों से मिलते हैं। उन्हीं में आपको दो पृथक रॉक कट आपको मिलेंगे, 2 पृथक मिलेंगे। आप कहाँ पे? धौली और जोगढ़ में। अब अशोक के स्तंभ लेख की संख्या 7 है। अब स्तंभ की 7 है, स्तंभ लेख की संख्या 7 है, 7 है, और 6 स्थानों से मिलते हैं। तो स्तंभ लेख देखो
स्तंभ लेख कितने से, लेख कितने बेटा 7 है, आधे लेख लिखे हुए हैं। और कितने स्थान से, तो 7 स्थानों से मिलते हैं स्तंभ लेख। अब यार इनको याद कैसे करना, इनको आपको लॉग से, दिल्ली टोपरा मेरठ टोपरा, ये टोपरा और मेरठ के दिल्ली लाए गए थे एफएसटी के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो दिल्ली टोपरा मेरठ टोपरा, रामपुरवा, लौरिया नंदगढ़, लौरिया अरेराज और कौशाम्बी। ये आपको कठिन नहीं है, देखो वहां पे हमने कैसे याद किया था, वहां पे हमने क्या किया था, सहवाजगढ़ी मानसरिया, धौली जौगढ़, एरागुड़ी, एरागुड़ी आपका, तो कहाँ गए आपका, कहाँ गए वो, ये आपने 8 याद किए थे, यहाँ पे देखो जय क्या, एरागुड़ी सोपरा और कालसी गिरनार, ये अपने जोड़ी याद की, ट्रेन से याद किए थे, फिर से देखो 8 मैंने रिवाइज किए थे, यहाँ पे क्या भ्रष्ट लेके, सहवाजगढ़ी मानसरेरा, कालसी गिरनार, धौली जोगढ़, एरागुड़ी सोपरा, है कि नहीं, ये आपके 8 भ्रष्ट लेके अपन ट्रेन से याद किए थे। अब यहाँ पे आपको सिंगल सिंगल याद करना है, कैसे याद करेंगे आप लोग इन 7 को, इन 6 को, इन 6 स्थानों को कैसे याद करेंगे, तो ऐसे याद करेंगे 6 स्थानों को मैं बता रहा हूँ। दिल्ली टोपरा दिल्ली मेरठ, दो तो आप क्या हो गए, दिल्ली टोपरा दिल्ली मेरठ स्तंभ भी लिखे, जो कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाए गए थे टोपरा से मेरठ से। अब रामपुरवा, रामपुरवा और कौशाम्बी, फिर लौरिया नंदगढ़ और लौरिया अरेराज। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है इनसे, इनसे बनता है कि इनके शीर्ष पर क्या है, शीर्ष पर पूछता है, स्तंभ अभिलेख के शीर्ष पर क्या बना हुआ है, ये आपसे पूछता है। लेख तो पूछेगा तो बहुत कम पूछेगा, लेकिन यहाँ पे आपको शीर्ष पूछता है कि शीर्ष पर क्या लिखा हुआ है। जो लेख पूछा उसको 14 शिलालेख से लेख पूछते हैं, 14 शिलालेख से आपको लेख पूछता है और स्थान पूछता है। और यहाँ पे स्तंभ लेख से आपको शीर्ष पूछता है, इनके शीर्ष पर क्या है, कहीं पे आपको शेर मिलेंगे, कहीं पे आपको वो मिलेगा गाय मिलेगी, कहीं पे आपको बैल मिलेगा, है कि नहीं, तो वो आपसे पूछता है। देखो यहाँ पे लिखा है प्रथम स्तंभ लेख में, अब 6 स्तंभ लेख, प्रथम स्तंभ लेख में धम्म अनुशासन से प्राप्त होने वाले लाभों का वर्णन है। इसका उद्देश्य जनता के नैतिक आचरण और सदाचार की भावना विकसित करना। भैया आप धम्म अनुशासन करो, आपको क्या फायदा मिलेंगे, उसकी लालच यहाँ पे देते हैं। द्वितीय में क्या बेटा, द्वितीय में अशोक ने धम्म को परिभाषित किया है। अभी पूछा गया है कि अशोक ने धम्म की परिभाषा कहाँ पे दी गई, तो देखो धम्म की व्याख्या कहाँ पे, वहां पे आपके 12वें शिलालेख में थी। देखो यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे आपकी 12वें भ्रष्ट शिलालेख में आपकी धम्म की व्याख्या है ना, ये आ गया 12वीं सॉरी 11वीं में, एकादश 11वीं में क्या आपकी 11वीं में धम्म की व्याख्या है कि नहीं है, धम्म की व्याख्या। लेकिन जब स्तंभ लेख की बात की, स्तंभ लेख के दूसरे लेख में धम्म की परिभाषा दी गई है। कैसे दी गई है, देखिए देखो, अपने सवे बहु के आने, दया दाने सचे, सोचे माधवे साधवे चा, मतलब पाप से दूर रहना है, आप पाप से मतलब पाप से दूर रहना है, बहु के आने मतलब अधिक से अधिक लोगों को कल्याण करना है, दया करनी है, दान करनी है, सत्य बात करनी है, शुद्धता पे ध्यान रखना है, मृत्यु पे ध्यान देना है और सज्जनता पे ध्यान देना है। यह भी स्पष्ट करता है कि अशोक किसी विशेष पंथ का धर्म ना होकर एक आचरण से कोड ऑफ कंडक्ट था, ठीक है। तृतीय स्तंभ लेख बोलता है कि अशोक ने अपने कार्य का उल्लेख किया, जैसे क्या पापमय माना था और इन पापपूर्ण कारणों से बचना क्या, धर्म का पालन करना है। अशोक ने क्या किया, उन कार्यों का उल्लेख किया जो पापमय थे, ठीक ना। और चतुर्थ स्तंभ लेख में इसमें रज्जुक नामक नवीन अधिकारी को नवीन उत्तरदायित्व दिया गया था। शासन के 26वें वर्ष में रज्जुओं को न्यायिक रूप में काम करने के लिए दिया था। तो रज्जुक अधिकारी को नियुक्ति कहाँ पे हुई थी बेटा, ऊपर तीसरे अभिलेख से ऊपर हुई थी कि नहीं, रज्जुक प्रादेशिक, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, इनको 26वें वर्ष में न्यायिक अधिकारी के रूप में काम करने के लिए दिया। अशोक दिया गया है कि जैसे कोई अभिभावक अपनी संतान को एक कुशल धाय के सुपुर्द करने को निश्चिंत हो जाता है, उसी प्रकार मैंने क्या किया, अपने प्रजारूपी संतान को आपको सौंप पर, किसको, रज्जुकों को सौंप पर निश्चिंत हो। इस लेख में 3 दिन की मोहलत का उल्लेख मिलता है, जिससे दंडित व्यक्ति अपने परिवार से मिल सकता है, ठीक ना, और धार्मिक कार्य कर सकता है। 3 दिन की मोहलत, ये पूछा गया था। 3 वर्ष कहाँ पे, आपके फोर्थ स्तंभ लेख में, फोर्थ स्तंभ लेख में, फोर्थ पिलर एडिक्ट में, फोर्थ पिलर एडिक्ट में। पंचम स्तंभ की बात करें तो यह एक प्रकार का जीव संरक्षण अधिनियम है। इसमें कुछ विशेष पशु पक्षियों की हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है, जैसे बुद्ध विशेष अवसर पर, बुद्ध के जन्म दिवस पर, अशोक के राज्यों पर, नक्षत्र पूर्णिमा पर, और आपके चतुर्मासी पूर्णिमा, फुल मून ऑफ चतुर्मास, फुल मून 32 नक्षत्र, फिर आपके अशोक के राज्यों पर और बुद्ध के जन्म दिवस पर। इन दिवसों पर क्या आपके पशु पक्षियों की हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। इससे अशोक ने कहा है कि इन अवसरों पर कैदियों को भी मुक्त रखा जाता है, जो कैदी उनको भी आपको छूट दी जाती है। और छठवां स्तंभ लेख क्या है, इसमें कहता है कि मैं यथासंभव तटस्थ बनाए रख, क्या मैंने यथासंभव तटस्थता बनाए रखी है, सभी धर्मों के प्रति उदार हूँ, सभी संप्रदायों को स्वतंत्रता प्रदान करता हूँ। यह अभिलेख उसकी धार्मिक सहिष्णुता और सर्वधर्म संभाव। पूछा गया आपसे कि अशोक के किस अभिलेख में, तो अशोक के स्तंभ लेख में, वही 6वें स्तंभ लेख में आपको जानकारी मिलती है
कि सर्वधर्म समभाव की बात करता है अशोक। क्या? सर्वधर्म समभाव की बात करता है। सप्तम स्तंभ लेख बोलता है, यह स्तंभ लेख दिल्ली टोपरा से प्राप्त हुआ है। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख माना जाता है और 27 वर्ष में बनाया गया था। इसमें लिखता है, पूर्व में भी अनेक शासक हुए, उन्होंने अच्छे कार्य किए, किंतु मैं उनसे भिन्न मानता हूँ, अपने आप को उनसे भिन्न मानता हूँ। अशोक ने अपने पूर्ववर्ती शासकों की केवल भौतिक कल्याण पर बल दिया है, जबकि उनसे भौतिक कल्याण के साथ साथ नैतिक, आध्यात्मिक नहीं बेटा, नैतिक कल्याण पर बल किया, मोरल वेलफेयर पर काम किया है। अब जल कल्याणकारी काम तो देखो इस अभिलेख में से चिकित्सालय, सरायों, कुओं, वृक्षारोपण, यात्रियों की रक्षा, ठीक है ना, इत्यादि इत्यादि की जानकारी मिलती है। मतलब उसके जन कल्याणकारी भाव की, नैतिक मोरल की जानकारी कहाँ से मिलती है? 7वें अभिलेख से मिलती है। तो 7वें स्तंभ अभिलेख, तो 7 स्तंभ लेके 6 स्थानों से मिले, ठीक है। इनकी सातों की अलग अलग विशेषता है, इनको रिपीट करना अच्छे से। अब जब लघु शिलालेख, किस पर आ जाओ? लघु शिलालेख पर आ जाओ। तो अशोक ने लघु शिलालेख अनेक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तक्षशिला, लंपाक, कंधार, सासाराम, अहरौरा, भब्रू, रूपनाथ, गुर्जरा, मास्की, गोबीमठ, नित्तूर, संतानी, पालकी कुंडू, सिद्धपुर, जटिंग रामेश्वर, ब्रह्मगिरी, उदयगोलम, एरागुड़ी, राजुल मंडागिरी, क्या? राजुल मंडगिरी, ये विभिन्न स्थानों से लघु अभिलेख। अब इनकी आपको याद नहीं होंगे नाम। कहाँ गया? सॉरी, भाग गया, ये भाग गया, आ गया, ये भागा नहीं, यहीं पे था, आ गया। तो आपके व्रत जो लघु शिलालेख है आपको बहुत जगह से मिले, और आपके लघु शिलालेख है जहां से आपके नाम पूछा था कि अशोक के अभी नाम, अशोक कहाँ से मिलता है? इन्हीं लघु शिलालेख में मिलता है। कहाँ से बेटा? तो रूपनाथ, गुर्जरा, मास्की और नेट्टूर, उदयगोलम। यहाँ पे गुर्जरा मास्की और नेट्टूर उदयगोलम से, जो उदयगोलम आ गया, एक नेट्टूर इसमें कहीं लिखा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपके इन अभिलेखों से नेत्तूर, इन 4 अभिलेखों से अशोक के नाम अशोक मिलते हैं, ठीक है ना। और इनके नाम इसलिए पढ़ लो कि जे ना आपके महास्तंभ लेख के स्थानों पे है, ना आपके लघु स्तंभ, वो ना वृषला लेखों के स्थान पे, ना आपके लघु स्तंभ लेखों पर, ठीक है ना, सॉरी स्तंभ लेखों पर। अब आते हैं आपके लघु लेख है, क्या लघु लेख है, ठीक है ना। तो कितने स्थानों से प्राप्त हुआ बेटा? देखो फिर से अनेक स्थान, इसमें संख्या नहीं अनेक लिखा है। तक्षशिला, लंपा, कंधार, सासाराम, अहोरा, अहरौरा, भब्रू, रूपनाथ, गुर्जरा, मास्की, गोवीमठ, नित्तूर, सन्नातिनी, पालीगिंडू, सिद्धपुर, जटिंग रामेश्वर, ब्रह्मगिरी, उदयगोरम, एरागुड़ी और राजमुंडलगिरी। तक्षशिला और लंपाक लेख में इसकी भाषा की विशेषता क्या है बेटा? भाषा और लिपि है। तक्षशिला और लंपा लेख में अभिलेखों की भाषा और लिपि विशेषता है। इनकी भाषा और लिपि अरमाइक है। गैर प्राकृतिक अभिलेख रूप में जाना जाता है इनको, क्या? गैर प्राकृतिक। जो मास्किर हो गया, नित्तुर हो गया, संतानी हो गया, उदयगोरम और आपका गुर्जरा होगा, इन अभिलेखों की बात क्या है कि इन पर प्रियदर्शी के स्थान पर अशोक नाम स्पष्ट उल्लेख है। एक एक्स्ट्रा जो है संतानी, सनातनी, ठीक है ना। 4 तो आप याद रखती हो, मास्की, नेक्टूर, उदयगोलम और गुर्जरा। अब इसको छोड़ो, साइड में करो, बाद में इसको रीचेक करते हैं। हालांकि 5 आपके, ठीक है ना। ये अभिलेख 20वीं शताब्दी के हैं। मास्की अभिलेख की खोज किसने की थी बेटा? मास्की अभिलेख की खोज 1915 में हुई थी, और मास्की अभिलेख की खोज के बाद स्पष्ट हुआ था कि प्रियदर्शी अशोक है। और पुराणों में भी अशोक के लिए अशोक वर्धन नाम मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख में भी अशोक मौर्य नाम उल्लेख मिलता है। तो जूनागढ़ में भी मिलता है अशोक मौर्य, जूनागढ़ में अशोक मौर्य मिलता है। 4 इन अभिलेखों में मिलता है, ठीक है ना। सनातनी में मिलता है। ब्रह्मगिरी बात करते हैं, ब्रह्मगिरी का बेटा अशोक के साम्राज्य की दक्षिणी सीमा निर्धारित करती है। इसमें कर्णिक नामक अधिकारी को उल्लेख, कर्णिक। इसमें चपर नामक व्यक्ति का भी उल्लेख है, जिसके माध्यम से अशोक ने लेख खुदवाया था, चपर। तो ब्रह्मगिरी अभिलेख किसने? चपर ने खुदवाया था। इस अभिलेख में अशोक द्वारा 256 दिवस धम्म यात्रा बताने का उल्लेख मिलता है। इसमें क्या? इसला नामक स्थान का भी जानकारी मिलती है। सिद्धपुर, इसमें भी इसला का उल्लेख मिलता है। इसला, इस अभिलेख में अशोक द्वारा 256, तो ब्रह्मगिरी और आपके सिद्धपुर अभिलेख, ब्रह्मगिरी और सिद्धपुर अभिलेख अशोक की धम्म यात्राओं की जानकारी देते हैं। ब्रह्मगिरी और सिद्धपुर अभिलेख आपकी धम्म यात्राओं की जानकारी देते हैं। भब्रू शिलालेख, यह अभिलेख विराट के निकट स्थित है, विराटनगर, जयपुर। भब्रू विराट भी कहा जाता है, इसको क्या? भब्रू विराटनगर अभिलेख भी कहा जाता है। पाषाण काल फलक और पट्टिका पर उत्कीर्ण, क्या? पाषाण फलक या पट्टिका पर उत्कीर्ण है। अलेक्जेंडर कनिंगम ने इसे कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित रखवाया है। भब्रू विराट कलगत प्रज्ञापना भी कहा जाता है इसको। इसमें अशोक को मगध धीराज कहा गया है। इस अभिलेख का वर्णन बौद्ध धर्म के तीर्थ में की गए। तो भब्रू शिलालेख क्यों महत्वपूर्ण? आपके कल पढ़ा था अपन ने, सॉरी, इसमें बुद्ध धर्म और संघ की जानकारी मिलती है। इसमें मिलता है कि अशोक बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में विश्वास करता है, बुद्ध धर्म संघ, भब्रू विराट शिलालेख में, भब्रू विराट शिलालेख में। अब कंधार शिलालेख आ जाओ। एकमात्र द्विभाषीय शिलालेख आपसे पूछा गया कौन सा है, तो कंधार आपका हो गया। ग्रीक और अरमाइक भाषा की लिपियां यहाँ पे, ग्रीक और अरमाइक लिपियां पे लिखी गई हैं, 2 भाषा यहाँ पे, ठीक है ना।
इसमें अभिलेख में प्रियदर्शी कहता है कि पशु हत्या पर प्रतिबंध करो। यह नीति काफी सीमा तक सफल रही, किंतु केवट और लुब्धक जो कि जनजातियां थी वे अभी भी हिंसा से जुड़े हुए थे। उनसे पशु हिंसा हत्या करने का अनुरोध किया गया था, त्याग करने का अनुरोध किया गया था। साथ ही मछली पकड़ने पर भी सीमित प्रतिबंध लगाने की सूचना मिलती। कहाँ से बेटा आपको? कंधार अभिलेख से। देखो कंधार अभिलेख ऐसा अभिलेख है जो दो भाषी है। वहीं आपका यहाँ पे दो अभिलेख थे, कौन से? आपके तक्षशिला और रंपा, जो कि आपके अरमाइक लिपि में थे, गैर प्राकृतिक थे, ठीक है ना। तो ये भी आपको गैर प्राकृत में आएगा, बट यहाँ पे क्या ग्रीक और अरमाइक भाषा आपको मिलेगी। क्या? ग्रीक और अरमाइक भाषा आपको मिलेगी। और ये मास के अभिलेख, तो मास के अभिलेख में अशोक स्वयं को बुद्ध शाख कहता है। क्या? मास के अभिलेख में स्वयं क्या कहता है? अशोक स्वयं को बुद्ध शाख का अनुयायी बताता है, बुद्ध शाख का अनुयायी बताता है। इस अभिलेख के कारण प्रमाणित होता है प्रियदर्शी का वास्तविक नाम अशोक था। क्या था? अशोक था। एरोला अभिलेख में क्या? एरोला अभिलेख में बुद्ध की अस्थियों के ऊपर स्तूप का निर्माण मिलता है। यह अभिलेख अशोक के बुद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा और स्मारक निर्माण परंपरा की जानकारी देता है। गुफा लेख की बात करें तो बिहार के गया जिले से बराबर पहाड़ियों से आजीविक संप्रदाय की गुफाओं को अनुमान देने में जानकारी मिलती है। सुदामा या न्योग्रोध गुफा, सुदामा गुफा पूछा जाता है। सुदामा को विश्व झोपड़ी गुफा या खलतिका गुफा, ये आपकी गुफाएं कौन कौन सी हैं? आपकी देखो बराबर की जो पहाड़ियां वहां पे आपको सुदामा गुफा मिलेगी, विश्व झोपड़ी मिलेगी, कर चौपर मिलेगी। सुदामा को न्योग्रोध कहते हैं, विश्व झोपड़ी को खलतिका कहते हैं और कर चौपर को सुप्रिया गुफा कहते हैं। याद रखना, एक कहाँ पे है? बराबर की पहाड़ियों के निकट है, ग्रेनाइट चट्टानों को काट के बनाई गई हैं और इसे क्या नागार्जुनी पहाड़ी भी कहा जाता है, ठीक है। बराबर को क्या नागार्जुनी पहाड़ी भी कहा जाता है। यहाँ पर कुछ गुफाएं अशोक के पुत्र दशरथ द्वारा आजीविकों को दान में दी गई थी। मध्य प्रदेश की बुधनी तहसील में पनगुरड़िया पहाड़ी में भी गुफा स्थित है। यहाँ गुफा प्रियदर्शी और बौद्ध श्रमों को दान में दी गई थी। और स्मारक लेख, स्मारक लेख कौन से बेटा? जो आपकी यात्रा विशेष के लिए होंगे, ठीक है। जैसे आपका रूमनदेही स्तंभ लेख, रूमनदेही स्मारक लेख, यह नेपाल के पिथरी जिले में, नेपाल की तराई में लुम्बिनी से प्राप्त हुआ है। अशोक ने अपने 20वें वर्ष के यात्रा का उल्लेख मिलता है। इसमें प्रियदर्शी अपने शासन के 20वें वर्ष इस स्थान पर आया था। अभिलेख में लिखता है पिता बुद्ध जाति शाकमुनि, मतलब यही शाकमुनि का जन्म हुआ था। क्या? लुम्बिनी नामक ग्राम पर। रूमनदेही अभिलेख से जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध का जन्म यहीं पे हुआ था, ठीक है ना। अशोक ने इस क्षेत्र में बलि नामक कर से मुक्त कर दिया था। साथ ही भूमि कर को घटाकर 1/8 कर दिया था। तो एक ऐसा अभिलेख जो अशोक काल की अर्थव्यवस्था की टैक्सेशन की जानकारी देता है, टैक्सेशन प्रणाली की अर्थव्यवस्था की जानकारी देता है, वो आपका रूमनदेही अभिलेख है। क्या बेटा? आपका रूमनदेही अभिलेख है, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है। निगाली सागर स्तंभ लेख, बात करते हैं निगाली सागर स्तंभ लेख की। तो इस अभिलेख में प्रियदर्शी शासन के 14वें वर्ष में कनक मुनि स्तूप जो जीर्ण अवस्था में का पुनरुद्धार कराता है। निगाली सागर में किसका? कनक मुनि स्तूप का 14वें वर्ष में क्या करता है? पुनरुद्धार कराता है। स्तूप की ऊंचाई और आकार दोगुना कर देता है। और अपने शासन के 20वें वर्ष में स्वयं वहां गया था, स्तूप की पूजा की थी, शिला स्तंभ की स्थापित किया था। अब संघवेद अभिलेख, तो संघवेद अभिलेख आपको 3 स्थानों से प्राप्त होते हैं। पूछा गया है कि संघवेद अभिलेख कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो संघवेद अभिलेख आपको कहाँ से? 3 स्थान, कौशाम्बी से, सारनाथ से, सांची से। ये तीनों अभिलेख अशोक के शासन के 26वें वर्ष के हैं। इसमें संबंधित महामात्राओं को आदेश दिया गया है कि निकटवर्ती बिहारों में जाकर घोषणा करें कि संघ अवैध है। संघ में अनुशासन और एकता बनाए रखने के लिए विशेष बल दिया गया है। यदि कोई भिक्षु या भिक्षु संघ में अनुशासन का उल्लंघन करता है तो उसे कसाय वस्त्र उतार लिया जाता है। जो आपके बौद्ध भिक्षु होते हैं, बौद्ध वस्त्र होते हैं, उनको उतार लिया जाता है और श्वेत वस्त्र पहनाए जाएंगे, संघ से निष्कासित कर दिया जाएगा। अशोक का व्यक्तिगत लेख क्या है भैया? रानी अभिलेख। रानी अभिलेख, यह अभिलेख कौशाम्बी के स्तंभ लघु रूप में अंकित है। इसमें अशोक ने कौशाम्बी महामात्रों को आदेश दिया है कि मेरी द्वितीय रानी कारूवार की, जो तीवर की माता है, जो भी दान दे उसे व्यक्तिगत नाम दर्ज से किया जाए। यह अशोक का एकमात्र अभिलेख है जिसमें उसकी पत्नी कारूवाकी तथा उसके पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। कल हमने पढ़ा था अशोक के एक पुत्र की, ओनली एक ही पत्नी की जानकारी अभिलेख से मिलती है। पढ़ा था अपने कि नहीं? और अशोक के राज्य अभिषेक को भाषा लिपि। अब देखो अशोक की जो अभिलेख है खत्म हो गया यहाँ पे। अब आ जाओ उनके अलग टॉपिक में, भाषा लिपि कौन सी है? तो अशोक के जो राजर्षि के मोस्टली आपके प्राकृत भाषा में, लेकिन उनमें क्षेत्रीय व्यवस्था दिखाई देती है। अशोक ने संस्कृत के साथ प्राकृत का प्रयोग किया है, याद रखना। लेकिन कहीं कहीं ब्राह्मी और खरोष्टी मिलेगी, ग्रीक और अरमाइक में मिलेगी। तो ब्राह्मी खरोष्टी का प्रयोग किया, ग्रीक अरमाइक में मिलती है। खरोष्टी लिपि, खरोष्टी मुक्त आपको पश्चिमोत्तर भारत, वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मिलेगी। सहवाजगढ़ी और मानसेवीरा, अब सहवाजगढ़ी और मानसेवीरा बृहद स्तंभ लेख, आपको क्या थे? बृहद स्तंभ लेख थे। यहाँ पे आपको खरोष्टी लिपि मिलती है जो आपकी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। इसका प्रयोग अशोक के पूर्व नहीं किया गया था। अशोक के काल से गुप्त काल तक खरोष्टी लिपि प्रचलित में रही, ठीक ना। इसके खरोष्टी लिपि के अन्य नाम क्या बेटा? बैक्टीरियन लिपि, काबुली लिपि, गांधारी लिपि, बैक्ट्रोपाली लिपि, एरिनोपाली लिपि। या फिर क्या किसके बेटा? खरोष्टी लिपि के अन्य नाम कौन से? बैक्ट्रियन, काबुली, गांधारी, बैक्ट्रोपोली और एरिनोपोली। अब साहित्य उल्लेख की बात आती है
तो चीनी यात्री, चीनी विश्वकोश, भाव इंसुलिन में खरोष्टी का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में खरोष्टी लिपि का उल्लेख मिलता है। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चीनी ग्रंथों में इस लिपि की जानकारी मिलती है। अशोक की लिपियों की बात करें बेटा, तक्षशिला में क्या था बेटा, तक्षशिला में आपको क्या था, अरमाइक था। गिरनार में क्या था आपका, ब्राह्मी था, गिरनार में ब्राह्मी लिपि है। सरेकुना में क्या था आपका, द्विभाषी लिपि था, सरेकुना। सरेकुना ग्रीक आपका था, द्विभाषी द्विलिपि था। हाँ, इसका दूसरा नाम क्या था सरेकुना का, बताओ, अभी पढ़ा था अपन ने, कहाँ पे था, ये देखो सरेकुना क्या था आपका, का सा नाम था ना। ये देखो कहाँ गया, कंधार अभिलेख। इसको सर ए कुना अभिलेख क्या बोलते हैं, इसको सर ए कुना अभिलेख ही बोलते हैं, याद रखना, सर ए कुना अभिलेख भी बोलते हैं कंधार अभिलेख को, ठीक है ना। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट भाई टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, और मुझे लगता है इससे अच्छा कहीं आप कर पाओगे, कैसे भी कर पाओगे। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, जबकि उत्तर पश्चिम क्षेत्रों कुछ अभिलेख खरोष्टी अरमाइक में है। अब ब्राह्मी लिपि, भारत में मुख्यतः दो लिपियां प्रचलित थी, खरोष्टी और ब्राह्मी। तो ब्राह्मी लिपि का प्रचार पश्चिमोत्तर भारत को छोड़कर लगभग संपूर्ण भारत में था, ठीक है ना। ठीक, चलो ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति की बात करूं तो ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति अनेक मत है। कुछ विद्वान बताते हैं कि सिकंदर के भारत आक्रमण के साथ जो यूनानी लोग थे वो लोग क्या, पूर्व भारतीय लोग की लेखन कला का ज्ञान नहीं था। सिकंदर के जो सिकंदर कुछ विद्वान बोलते हैं सिकंदर के आक्रमण के पहले भारतीयों को लेखन कला ज्ञान नहीं था, लेकिन सिकंदर के बाद ही क्या हो गया, ये लोग ब्राह्मी लिपि को जानने लगे। ऐसा कहा जाता है कि पहले लोग क्या क्या करते थे, अपने धार्मिक ग्रंथों को कंठस्थ कर लेते और मौखिक परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी उनका संरक्षण करते और स्थानांतरण करते। ब्राह्मी लिपि की विशेषता क्या है, ब्राह्मी लिपि के अक्षरों का निर्माण उच्चारण के आधार पर किया गया है, मतलब आपके लिपसिंग के आधार पर, स्वर के आधार पर, आपकी जबान के आधार पर। इसे एक स्वतंत्र लिपि माना जाता है। इसमें 46 कैरेक्टर पाए जाते हैं। इसमें हस्त, शॉर्ट वोवल्स और लॉन्ग वोवल्स, दीर्घ मात्राओं का प्रयोग मिलता है। इस लिपि में अक्षरों को ध्वनि विभाजन और उच्चारण के आधार पर किया जाता है। इसकी संरचना वैज्ञानिक या ध्वनात्मक की गई है, फोनेटिक और साइंटिफिक। भारत की अधिकांश आधुनिक लिपियां जैसे देवनागरी, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु आपकी आधुनिक लिपियों से निकलती हैं, जैसे ब्राह्मी लिपि से निकलती हैं। तो इस प्रकार से आपका अशोक की अभिलेख वाला क्लास मैंने स्पेशल रिकॉर्ड किया, क्योंकि हर एग्जाम में आता है, हर जगह काम में आता है। बेटा अभी देखो यूपी में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली, बिहार में आने वाली, छत्तीसगढ़ में आने वाली है। मैं एक ही बात बोलूंगा, अगर आप इस क्लास को फॉलो कर रहे हो ना, तो एक बार कंटिन्यू कर लो। एक बार आपका सिलेबस कवर हो जाएगा ना, नोट्स को प्रिंट आउट निकलवा लो, इसी में फिर आप लोग एड ऑन करते हो। जो इसके लिए आपको पढ़ना है, अलग अलग बुक या अलग अलग सोर्स फॉलो मत करो, पहले आप एक चीज से फॉलो करो, एक बात को फॉलो करो, फिर आप आगे बढ़ो। मैंने अभी जस्ट एक मैसेज भी लिख के डाला था ग्रुप पे कि सर एक बात तो सही है, क्या बात सही है, कि जैसे ही 2 से 3 भर्तियां निकलती हैं, प्रतिस्पर्धा अपने आप कम होने लग जाती है। क्योंकि शुरुआत में व्यक्ति जिस परीक्षा की तैयारी शुरू करता है, कुछ समय बाद उसके किनारे रखकर दूसरी परीक्षा की तैयारी करने लग जाता है, फिर तीसरी और चौथी का सिलसिला चलता है। जब परीक्षा नजदीक आती है, तब विद्यार्थी सबसे अधिक व्याकुल परेशान दिखाई देता है। क्या पढ़ूं, कहाँ से पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, पता नहीं। फिर अंततः मैराथन पीडीएफ की क्लास से भंग हो जाता है। अंत में हाथ लगती निराशा, हताशा, आत्मग्लानि। जबकि करना क्या चाहिए, उसको किसी परीक्षा को चुनना चाहिए, उसको पूरा सिलेबस एक गंभीरता से पढ़ना चाहिए, अपने विषयों को परिपक्व बनाना चाहिए, फिर समय समय पर अपडेट करते रहना चाहिए। लेकिन हम में से अधिकांश लोग क्या करते हैं बेटा, परीक्षाओं का आधा अधूरा मिश्रण बना देते हैं और अंत में किसी भी परीक्षा के लिए पूरी तैयारी नहीं कर पाते हैं। याद रखना, सफलता उन्हीं को मिलती है जो बार बार दिशा नहीं बदलते, बल्कि एक दिशा में लगातार चलते रहते हैं, ठीक है ना, एक दिशा में लगातार चलते रहते हैं। ध्यान रखना, बेस्ट ऑफ लक। क्लास को बेटा लाइक कमेंट तो करते हैं, लाइक नहीं करते आप लोग, लाइक किया करो क्लास को, और एक कमेंट छोड़ के जाया करो कि मैंने क्लास देखी है। इससे मुझे भी कॉन्फिडेंस होता है और आगे आने वाले बच्चों को भी कॉन्फिडेंस होता है, क्लास अच्छी है, मुझे देखना चाहिए, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।